नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं नूह के बारे में, जहां कुछ दिनों पहले धार्मिक हिंसा हुई थी जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। अब इसे लेकर राजनीति चरम पर है। चलिए हम आपको बताते हैं नूह में हुई हिंसा और उसके इतिहास के बारे में। 31 जुलाई 2023 को हरियाणा के नूह में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसके कुछ ही दूर पहुंचने पर पथराव और फायरिंग की खबरें सामने आने लगीं और देखते ही देखते मामले ने सांप्रदायिक तूल पकड़ लिया। इस हिंसा के दौरान 2 होमगार्ड सहित 6 लोगों की जान चली गई और आगजनी व तोड़फोड़ भी हुई। कुछ समय बाद जब स्थिति को संभाला गया तब वहां सिर्फ बर्बादी की निशानी देखने को मिली। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, ये कहानी सदियों पुरानी है और सदियों पुरानी इस कहानी ने ही मेवात को सांप्रदायिक राजनीति की एक ऐसी प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया है कि उस पर हर राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकते आए हैं। बाबर से शुरू हुई इस कहानी का भारत पाकिस्तान के बंटवारे और महात्मा गांधी से क्या कनेक्शन है? आखिर क्यों महात्मा गांधी की हत्या ने हमेशा के लिए मेवात को सांप्रदायिक राजनीति के अखाड़े में तब्दील कर दिया? और अब आखिर मेवात में ऐसा क्या है जिस पर सबकी नज़र है? आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। दरअसल नूह कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। इस शहर को अपनी असली पहचान तब मिली जब इसका नामकरण जिले के रूप में किया गया। उससे पहले इस शहर को अंग्रेजी शासन के समय से ही तहसील का दर्जा मिला हुआ था। नूह देश के ऐतिहासिक शहरों में से एक है। हालांकि बीच में इसकी पहचान खो गई थी, जिसे सरकार ने इसका नामकरण वापस कर पहचान दिलाई। बताया जाता है कि इस शहर का इतिहास तकरीबन 1200 साल पुराना है। मेवात के शोध पर लिखी गई कई किताबों में इस बात का उल्लेख है कि किशनदज नाम के ब्राह्मण ने इंदौर से आकर नूह शहर को बसाया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने ब्राह्मणों से सारी ज़मीन छीनकर खानजादों को नूह सौंप दिया। उस दौरान यहाँ खानजादों और कुरैशियों की आबादी सबसे अधिक थी। देश का बंटवारा हुआ तो ज़्यादातर कुरैशी और खानजादे पाकिस्तान चले गए। नूह के आसपास के देहात इलाके में मेव और जाट समाज रहता है। द ओरल ट्रेडिशन ऑफ मेवात पेपर के मुताबिक मेवात का इलाका लगभग 7,910 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं। इन सभी इलाकों से मिलकर मेवात बनता है, जहां मेव लोग रहते हैं। ये लोग वैसे तो मुस्लिम हैं, लेकिन इनका मानना है कि वो राम, कृष्ण और अर्जुन के वंशज हैं। 19 दिसंबर 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब महात्मा गांधी मेवात के गसेरा गांव में पहुंचे और उन्होंने मेवात में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के मेव लोगों से अपील की कि वो पाकिस्तान ना जाए, क्योंकि उनकी सरजमी भारत है और यही उनका अपना मुल्क है। उन्होंने यह भी कहा कि मेव कौम हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इनको घरों से बाहर ना निकाला जाए। मेव मुस्लिमों ने महात्मा गांधी की बात मान ली। वो पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान में ही रह गए, क्योंकि वो यहाँ 12वीं सदी से रह रहे थे। अब हम इतिहास में कुछ और पीछे चलते हैं। सन 1527 में मेव मुस्लिमों की ज़मीन मेवात के नवाब थे हसन खान मेवाती। खानवा के युद्ध के दौरान बाबर चाहता था कि हसन खान महाराणा सांगा के खिलाफ बाबर का साथ दे, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम थे। लेकिन हसन खान ने महाराणा सांगा का साथ दिया। इस जंग में जीत भले ही बाबर की हुई और उसने हसन खान को तड़पाकर मार डाला, परंतु इस जंग ने हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल कायम की, वो कुछ ऐसी बनी कि मेवात के मेव मुसलमानों के तमाम दूसरे फ़िरक़ों से बिल्कुल ही अलग नज़र आने लगे। वो अपना मजहब तो मुस्लिम बताते थे, लेकिन अपनी जाति राजपूत बताने लगे। वो ईद की खुशियाँ भी मनाते और मुहर्रम का मातम भी। वो राम श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी बनाते। शादी करते तो निकाह मौलवी पढ़ता, लेकिन हिंदुओं के दूसरे रिवाज भी अपनाए जाते। 1920 के दशक तक तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन इस दौरान 2 अलग अलग धर्मों के 2 अलग अलग आंदोलनों ने इस ताने बाने को बिखेर दिया। दरअसल उस वक्त क्षत्रिय सभा ने आगरा और मथुरा के आसपास रहने वाले उन मुस्लिमों की घर वापसी के लिए आंदोलन शुरू किया जो मलकाना राजपूत थे और जिनके पूर्वजों ने 100-200 साल पहले ही इस्लाम कबूल किया था। अब क्षत्रिय सभा ने आंदोलन शुरू किया तो मुस्लिमों को फिक्र हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जमींदार घराने के वारिस मौलाना शाह इलियास ने तो अपनी सारी संपत्ति बेचकर मेवात में 100 मदरसे कायम किए, ताकि घर वापसी कर चुके लोगों को फिर से इस्लामी तालीम दी जा सके। ये सभी वही मेव मुस्लिम थे जिनका मजहब इस्लाम था, लेकिन उनके तौर तरीके हिंदुओं जैसे थे। लिहाजा मौलाना शाह इलियास ने तबलीगी जमात शुरू की, जो लोगों के घर घर जाती और उन्हें नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित करती।
इसके एवज में स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया और कहा कि जिस धार्मिक अधिकार से मुसलमानों को तबलीग और तंजीम का हक है, उसी अधिकार से मुझे अपने बिछड़े भाइयों को वापस अपने घर में लौटाने का हक है। यहाँ से जो खाई पनपनी शुरू हुई तो उसे कभी पाटा नहीं जा सका। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विनय सुल्तान बताते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती मलकाना राजपूतों की घर वापसी कर उन्हें हिंदू बना रहे थे, तो मौलाना शाह इलियास मेव मुस्लिमों को इस्लामा की दीनी तालीम देकर नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस बीच साल आया 1929। तब अलवर के महाराज जय सिंह की ताजपोशी की रजत जयंती थी। उन्होंने खुद को राजश्री और धर्म प्रभाकर घोषित कर रखा था, तो उनकी रजत जयंती मनाने में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ कि पूरा खजाना ही खाली हो गया। नतीजा ये हुआ कि महाराज जय सिंह ने लगान 4 गुना बढ़ा दिया। मेव मुस्लिमों ने इसका विरोध किया और राजा के खिलाफ हुए इस विद्रोह में हिंसा हो गई। इतनी हिंसा हुई कि सैकड़ों मेव मुस्लिम मारे गए। ये विरोध या विद्रोह 4 गुने लगान के खिलाफ था, लेकिन तब इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया और इसे हिंदू राजा के खिलाफ मुस्लिमों की बगावत के तौर पर देखा गया। फिर तो कट्टर हिंदुओं ने हिंदुओं का साथ दिया और कट्टर मुस्लिमों ने मुस्लिमों का साथ दिया और यह खाई बढ़ती चली गई। तब तक हो गया भारत का विभाजन, और वो भी धर्म के नाम पर। तो हिंदू और मुस्लिम सीधे तौर पर 2 पालों में बंट गए। हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहना था, मुस्लिमों को पाकिस्तान में। कुछ ऐसे हिंदू थे जो पाकिस्तान में ही रह गए और ऐसे भी मुस्लिम थे जो हिंदुस्तान में रह गए, और जो जहाँ रहा वहाँ उसके खिलाफ ज्यादती हुई। पाकिस्तान में हिंदुओं पर तो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर, और इसका खामियाजा मेव मुसलमानों को भी उठाना पड़ा। उनके खिलाफ भी हिंसा हुई, और इतनी हिंसा हुई कि उनमें से लाखों मेव अलवर और भरतपुर से थोड़ा आगे जाकर उस जगह बसने लगे जिसे पहले गुड़गांवा और अब गुरुग्राम कहा जाता है। मेव चाहते थे कि वो भी पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन फिर महात्मा गांधी आ गए, भरोसा दिलाया कि हिंदुस्तान ही तुम्हारा मुल्क है, यहीं रहो। तो वो यहीं रह गए। इसी बीच चंद दिनों के अंदर ही महात्मा गांधी की हत्या हो गई। अब भरोसा देने वाला भी कोई नहीं था और पाकिस्तान ले जाने वाला भी, तो वो यहीं के होकर रह गए। लेकिन ना तो कभी मेव में भरोसा जगा कि हिंदू उनके साथ हैं, और ना ही हिंदुओं में भरोसा जगा कि मेव मुसलमान उनके साथ हैं। नतीजा हर रोज़ खाई और चौड़ी होती गई। मेव यहाँ रहे तो जानवर पालने लगे, थोड़ी बहुत खेती करने लगे, लेकिन ना तो भरोसा जीत पाए और ना ही धन संपत्ति अर्जित कर पाए। इस बीच साल 2005 में हरियाणा के गुड़गांव से अलग होकर मेवात को एक नया जिला बना दिया गया। साल 2016 में मेवात का नाम बदलकर उसे नूंह कर दिया गया। इसके करीब 2 साल बाद साल 2018 में नीति आयोग की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि देश का सबसे पिछड़ा जिला नूंह है, जहां करीब 79% आबादी मुस्लिमों की है और इनमें भी बहुसंख्यक आबादी मेव मुस्लिमों की है। यही वो इलाका भी है जो सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला भी बना है। मेव मुस्लिम गाय को जानवर में सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। बेटियों की शादी करते वक्त गाय दान करते हैं। गोवध पर प्रतिबंध लगाने की भी बात करते हैं। लेकिन यही वो इलाका है जहां गौरक्षा के नाम पर पहलू खान, रकबर, वारिस से लेकर नासिर और जुनैद तक की हत्या हुई। गौ तस्करी करने वालों ने और गौ तस्करी बचाने वालों ने इसे अपराध से ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा का रूप दिया, और मेवात फिर वहीं पहुंच गया, उतना ही घायल हो गया। उसकी आबो हवा में उतना ही जहर घुल गया जितना आज़ादी के ठीक बाद हुआ था। तब जख्मों पर मरहम लगाने के लिए महात्मा गांधी थे और अब कोई नहीं। तभी तो आज भी हर 19 दिसंबर को मेवात की महिलाएं गाती हैं कि भरोसा उठ गया मेवन का, गोली लगी है गांधी के छाती के बीच। यह था नूंह का इतिहास। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।